इमैनुअल कांट। कांट 1724 से 1804। संश्लेषणात्मक प्रागानुभविक निर्णय की संभावना, दिक् एवं काल, पदार्थ, तर्क बुद्धि के प्रत्यय, विप्रतिषेध, परमात्मा के अस्तित्व के प्रमाणों की मीमांसा, पॉसिबिलिटी ऑफ सिंथेसिस ए प्रियोरी जजमेंट, स्पेस एंड टाइम, कैटेगरीज, आइडियाज ऑफ रीजन, एंटीनोमीज, critic of proof for the existence of God. German दार्शनिक, his philosophy is called the critical philosophy, criticism, transcendentalism or transcendental idealism. Kant revolutionized modern philosophy in an effort to counter the skeptical arguments of Hume and provide a firm basis for human knowledge and morality. One of the most influential philosophers of modern times. Main philosophical works: Critic of Pure Reason 1781, Critic of Practical Reason 1788, Critic of Judgment 1790, Metaphysics of Morals. आलोचनात्मक दर्शन, समन्वयवाद, क्रिटिकल फिलॉसफी। कांट आरंभ में बुद्धिवादी से, उन पर लाइबनिज एवं वुल्फ का प्रभाव था। वुल्फ के अनुसार संप्रत्ययों के विश्लेषण से ही सभी प्रकार के ज्ञान संभव है। बुद्धि में जन्मजात प्रत्यय, इन्नेट आइडियाज हैं और उनका विश्लेषण करके बुद्धि सारे ज्ञान विज्ञान का निर्माण कर सकती है। इसके लिए इंद्रिय अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। कांट इस स्थिति को रूढ़िवाद, डॉगमेटिज्म कहते हैं। बुद्धिवाद का अंत रूढ़िवाद से ही होता है। तब कांट बुद्धिवाद को छोड़कर अनुभववाद की तरफ उन्मुख हुए, परंतु उन्होंने देखा कि अनुभववादी केवल इंद्रिय संवेदना के आधार पर ज्ञान की व्याख्या करते हैं। इसकी परिणति संशयवाद, स्केप्टिसिज्म में होती है। तब उन्होंने अनुभववाद को भी छोड़ दिया। कांट के अनुसार ये दोनों सिद्धांत एकांगी, वन साइडेड हैं। बुद्धिवाद ज्ञान की नवीनता की व्याख्या नहीं कर पाता है, वहीं अनुभव से प्राप्त ज्ञान सार्वभौम एवं अनिवार्य नहीं होता है। इसके बाद कांट ने इन दोनों विचारधाराओं की समीक्षा की तथा एक नए दर्शन को विकसित किया, जिसे वे स्वयं आलोचनात्मक दर्शन, क्रिटिकल फिलॉसफी कहते हैं। कांट अपनी पुस्तक क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में स्वयं अपने दर्शन को कांट अपनी पुस्तक क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में स्वयं अपने दर्शन को आलोचनात्मक दर्शन, क्रिटिकल फिलॉसफी कहते हैं। यहाँ आलोचना का आशय किसी दार्शनिक पुस्तक या विचार का खंडन, निराकरण या निषेध करना नहीं है। यहाँ आलोचना का वास्तविक आशय है ज्ञान के वास्तविक स्वरूप, ज्ञान के अनिवार्य तत्व, उनकी संभावना, संरचना, प्रामाणिकता आदि का विवेचन, परीक्षण एवं समीक्षा करना। कांट का दर्शन दो कारणों से समीक्षावादी दर्शन कहलाता है। नंबर 1, कांट के पूर्ववर्ती सिद्धांतों बुद्धिवाद एवं अनुभववाद में ज्ञान के स्रोत, ज्ञान की सीमा, ज्ञान के स्वरूप, मनुष्य के ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता इत्यादि का ठीक प्रकार से परीक्षण किए बिना ही सीधे सीधे ज्ञान संबंधी सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। यहाँ कांट ज्ञान संबंधी अपने मत को प्रकट करने से पूर्व इन सारी बातों की समीक्षा करते हैं और इनकी समीक्षा कर अपना ज्ञान संबंधी सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। नंबर 2, कांट को इस प्रकार भी समीक्षावादी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे अपना ज्ञान सिद्धांत प्रस्तुत करने की बजाय पहले पूर्ववर्ती मतों बुद्धिवाद एवं अनुभववाद की समीक्षा करते हैं। कांट का यह समीक्षावाद समन्वयवाद का रूप ले लेता है। कांट के दर्शन में समन्वय की यह स्थिति निम्नलिखित रूपों में दिखाई देती है। नंबर 1, ज्ञान का स्रोत। अनुभववाद के अनुसार ज्ञान प्राप्त का एकमात्र यथार्थ स्रोत अनुभव है। जन्म के समय मन कोरे कागज, टेबुलर रसा के समान होता है। ज्ञान संवेदन और स्वसंवेदन या संस्कार और प्रत्यय के रूप में प्राप्त होता है, जबकि बुद्धिवादियों के अनुसार यथार्थ ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र स्रोत बुद्धि, जन्मजात प्रत्यय है। कांट के अनुसार ये दोनों मत महत्वपूर्ण हैं, परंतु दोनों रूढ़िवादी, अंधविश्वासी, एकांगी एवं अंशतः सत्य हैं। ज्ञान न केवल इंद्रियों से और न केवल बुद्धि से प्राप्त हो सकता है। इंद्रियों से केवल ज्ञान की सामग्री मिलती है, जो इंद्रिय संवेदन रूप होती है। ये पृथक पृथक एवं अव्यवस्थित होती हैं। जब तक इन इंद्रिय संवेदनों में परस्पर व्यवस्थापन एवं संबंध स्थापित न हो, तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती।
यह कार्य बुद्धि में निहित बुद्धि विकल्पों कैटेगरीज के द्वारा होता है। ज्ञान, अनुभव एवं बुद्धि के संप्रत्यय का सम्मिलित परिणाम है। ज्ञान की सामग्री अनुभव द्वारा प्राप्त होती है, जबकि ज्ञान का आकार बुद्धि द्वारा मिलता है। इस संबंध में कांट का स्पष्ट कथन है कि संवेदन बिना संप्रत्ययों के अंधे हैं और संप्रत्यय बिना संवेदन के शून्य हैं। Concepts without percepts are empty, and percepts without concept are blind. दूसरा, ज्ञान का लक्षण। बुद्धिवादी अनिवार्य एवं सार्वभौमिक ज्ञान पर बल देते हैं, क्योंकि इनका आदर्श गणितीय ज्ञान है, जबकि अनुभववाद में नवीनता, वास्तविकता की स्थिति दिखाई देती है, क्योंकि इनका आदर्श प्राकृतिक विज्ञान है। वहीं कांट ज्ञान के लक्षण के रूप में अनिवार्यता एवं सार्वभौमिकता के साथ-साथ नवीनता को भी स्वीकार करते हैं। वे ज्ञान को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि ज्ञान संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक निर्णयों की समष्टि है। ऐसा ज्ञान गणित और भौतिकी में संभव है। नंबर 3, पद्धति। अनुभववादी ज्ञान प्राप्ति के संदर्भ में आगमन पद्धति अनुभववादी ज्ञान प्राप्ति के संदर्भ में आगमन पद्धति पर जोर देते हैं, जबकि बुद्धिवादी निगमन पद्धति पर। कांट ज्ञान की पद्धति को आगमनात्मक एवं निगमनात्मक दोनों मानते हैं। नंबर 4, सक्रियता एवं निष्क्रियता। अनुभववादी संवेदना प्राप्ति के समय मन को निष्क्रिय मानते हैं। नंबर 4, सक्रियता एवं निष्क्रियता। अनुभववादी संवेदना प्राप्ति के समय मन को निष्क्रिय मानते हैं। लॉक का कथन है कि मन निष्क्रिय रूप से संवेदनाओं को ग्रहण करता है। दूसरी ओर बुद्धिवादी ज्ञान प्राप्ति में बुद्धि को सदैव सक्रिय मानते हैं। कांट के अनुसार ज्ञान प्राप्ति में मन केवल इस अर्थ में निष्क्रिय माना जा सकता है कि ज्ञान संबंधी विषय मन अपने भीतर से उत्पन्न नहीं करता। विषय वस्तु बाहर से आती है, परंतु समझ शक्ति अंडरस्टैंडिंग एवं प्रज्ञा के आधार पर वह सक्रिय होकर ज्ञान का निर्माण करती है, उसे समष्टिगत रूप प्रदान करती है। क्षमता। अनुभववादियों के अनुसार बुद्धि में अनिवार्य एवं सार्वभौम ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता नहीं है, जबकि बुद्धिवादियों के अनुसार बुद्धि में ज्ञान प्राप्त करने की असीम क्षमता है। अनुभववादियों ने ज्ञान को इंद्रिय अनुभव तक सीमित कर दिया। परिणामस्वरूप अनुभववाद की चरम परिणति संदेहवाद में होती है, जबकि बुद्धि में ज्ञान प्राप्ति की असीम क्षमता मानने के कारण बुद्धिवाद की परिणति रूढ़िवाद में होती है। कांट के अनुसार केवल संवेद्य वस्तुओं सेंसिबल ऑब्जेक्ट का ही ज्ञान प्राप्त होता है, जिसकी संवेदना नहीं मिलती, उसका ज्ञान संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में देश और काल से परे वस्तु का अपना वास्तविक स्वरूप अज्ञात एवं अज्ञेय है। नंबर 6, तत्वमीमांसा। बुद्धिवाद में स्वयंदर्शी या काल्पनिक तत्वमीमांसा की स्थिति दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ बुद्धि में ज्ञान प्राप्त करने की असीम क्षमता मानी गई है, वह कुछ भी सोच सकती है। दूसरी ओर अनुभववादी ह्यूम तत्वमीमांसी सत्ताओं का खंडन करते हैं, क्योंकि वे अनुभव गम्य नहीं है। इनसे भिन्न कांट का कहना है कि अतीन्द्रिय तत्वमीमांसा ईश्वर आत्मा आदि ज्ञान का विषय नहीं है, अतः उसे तर्क के आधार पर सिद्ध या असिद्ध नहीं किया जा सकता, वह आस्था का विषय है। संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक निर्णयों में अंतर। कांट के अनुसार विश्लेषणात्मक निर्णय वह है जिसमें उसका विधेय उद्देश्य ही में पहले से ही गुप्त रूप से निहित रहता है। जैसे वस्तु में विस्तार है, सभी कुंवारे अविवाहित हैं। विश्लेषणात्मक निर्णयों के विपरीत संश्लेषणात्मक निर्णय वे होते हैं जिनमें विधेय पहले से ही उद्देश्य पद में निहित नहीं रहता। जैसे गुलाब लाल है, यहाँ गुलाब कहने मात्र से उसके लाल रंग का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि गुलाब कई रंगों का हो सकता है। यहाँ इस वाक्य की सत्यता अनुभव पर आधारित है। नंबर 2, विश्लेषणात्मक निर्णय में अनिवार्यता पाई जाती है, परंतु इससे यथार्थ एवं नवीन ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। दूसरी ओर यथार्थता एवं नवीनता संश्लेषणात्मक निर्णयों की विशेषता है। नंबर 3, सभी विश्लेषणात्मक निर्णय प्रागनुभविक निर्णय होते हैं। प्रागनुभविक और उत्तरानुभविक निर्णयों में अंतर। डिस्टिंक्शन बिटवीन ए प्रायोरी एंड ए पोस्टेरियरी जजमेंट। नंबर 1, प्रागनुभविक निर्णय सभी प्रकार के अनुभव से परे होते हैं। इनकी सत्यता अनुभव की अपेक्षा नहीं रखती, अर्थात ऐसे निर्णयों की प्रामाणिकता अनुभव पर निर्भर नहीं होती। उत्तरानुभविक
निर्णय अनुभवाश्रित होते हैं, इनकी सत्यता असत्यता अनुभव सापेक्ष होती है। नंबर 2, प्रागैनुभविक निर्णय अनिवार्य एवं सार्वभौम होते हैं, इनकी सत्यता सभी देश और काल में अपवाद रहित रूप से लागू होती है। उत्तरानुभविक निर्णय अनुभवाश्रित होने के कारण सार्वभौम नहीं हो सकते। उत्तरानुभविक निर्णय अनुभवाश्रित होने के कारण संभाव्य ही होते हैं, अनिवार्य नहीं। इनका निषेध सोचने पर कोई व्याघात पैदा नहीं होता। यहाँ प्रागैनुभविक का आशय अनुभव से पहले अर्थात जन्मजात ज्ञान से नहीं है। कांट के अनुसार अनुभव से पहले कोई ज्ञान नहीं होता है, हमारा सारा ज्ञान अनुभव से ही आरंभ होता है। कांट का स्पष्ट कथन है कि यद्यपि हमारा समस्त ज्ञान अनुभव से प्रारंभ होता, परंतु इसका आशय यह नहीं है कि संपूर्ण ज्ञान अनुभव से उत्पन्न होता है। प्रागैनुभविक ज्ञान का भी आरंभ अनुभव से होता है। जैसे हमें प्रारंभ में गणित की संख्याओं का ज्ञान सीखना पड़ता है, परंतु एक बार संख्याओं का ज्ञान हो जाने के बाद फिर उसे प्रामाणिक करने के लिए अनुभव की आवश्यकता नहीं होती। स्पष्ट है कि यहाँ उत्पत्ति के आधार पर आनुभविक एवं प्रागैनुभविक अंतर नहीं किया जा सकता, बल्कि प्रामाणिकता के आधार पर किया जा सकता है। अनुभविक ज्ञान की प्रामाणिकता यहाँ अनुभव पर आधारित होती, वहीं प्रागैनुभविक ज्ञान की प्रामाणिकता अनुभव पर निर्भर नहीं होती। स्पष्ट है कि प्रागैनुभविक ज्ञान निरपेक्ष प्रागैनुभविक नहीं है। कांट के अनुसार सभी अनुभविक निर्णय संश्लेषणात्मक होते हैं, परंतु सभी संश्लेषणात्मक निर्णय आनुभविक नहीं होते। परंतु पुनः सभी विश्लेषणात्मक निर्णय प्रागैनुभविक होते हैं, परंतु सभी प्रागैनुभविक निर्णय विश्लेषणात्मक निर्णय नहीं होते। उल्लेखनीय है कि कांट ने कुछ संश्लेषणात्मक निर्णयों को प्रागैनुभविक माना है। कांट के इस मत को हम एक वेन डायग्राम के माध्यम से देखें। संश्लेषणात्मक और प्रागैनुभविक कुछ हैं जो सिर्फ अनुभविक निर्णय हैं, कुछ हैं जो सिर्फ विश्लेषणात्मक निर्णय हैं, कुछ कॉमन है विश्लेषणात्मक प्रागैनुभविक निर्णय। कांट के अनुसार ज्ञान की परिभाषा एवं उसकी संभावना, डेफिनेशन ऑफ नॉलेज एंड इट्स पॉसिबिलिटी। संश्लेषणात्मक प्रागैनुभविक निर्णयों की संभाव्यता, पॉसिबिलिटी ऑफ सिंथेटिक ए प्रायोरी जजमेंट। कांट के क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन का मुख्य उद्देश्य संश्लेषणात्मक प्रागैनुभविक निर्णयों की संभावना की व्याख्या करना है। कांट ज्ञान की कसौटी के रूप में अनिवार्यता एवं सार्वभौमिकता के साथ साथ नवीनता को भी स्वीकार करते हैं। कांट ज्ञान के संबंध में अपनी पूर्ववर्ती विचारधारा बुद्धिवाद एवं अनुभववाद का खंडन करते हैं। बुद्धिवादी ज्ञान में अनिवार्यता एवं सार्वभौमिकता को स्वीकार करते हैं, परंतु वहाँ नवीनता की व्याख्या नहीं हो पाती, क्योंकि इसमें जन्मजात प्रत्यय को स्वीकार किया जाता है। प्रागैनुभविक विश्लेषणात्मक दूसरी ओर अनुभववादी ज्ञान में नवीनता को स्वीकार करते हैं, परंतु अनुभव आधारित ज्ञान में अनिवार्यता एवं सार्वभौमिकता नहीं होती। परिणामस्वरूप अनुभव आधारित ज्ञान संभाव्य हो जाता है। आणविक संश्लेषणात्मक कांट इन दोनों मतों को समन्वित करते हुए कहते हैं कि ज्ञान संश्लेषणात्मक प्रागैनुभविक निर्णयों की समष्टि या व्यवस्था है। नॉलेज इज ए सिस्टम ऑफ सिंथेटिक ए प्रायोरी जजमेंट। यहाँ ज्ञान को संश्लेषणात्मक प्रागैनुभविक कहने का तात्पर्य है कि नंबर 1 विधेय उद्देश्य में सम्मिलित नहीं है, संश्लेषणात्मक सिंथेटिक। दूसरा, साथ ही इसकी प्रामाणिकता अनुभव पर आधारित नहीं है, प्रागैनुभविक ए प्रायोरी। कांट के अनुसार संश्लेषणात्मक प्रागैनुभविक निर्णय गणित एक भौतिक विज्ञान निर्णय गणित एवं भौतिक विज्ञान में संभव है। कांट के अनुसार सभी संश्लेषणात्मक निर्णय प्रागैनुभविक तो नहीं है, परंतु कई ऐसे निर्णय हैं जो संश्लेषणात्मक होने के साथ साथ प्रागैनुभविक भी हैं। गणित में संश्लेषणात्मक प्रागैनुभविक निर्णय की संभावना। कांट गणित में सिंथेटिक ए प्रायोरी जजमेंट को दिखाने के लिए उदाहरण देते हैं। 7 + 5 = 12। यहाँ 7 + 5 का उद्देश्य है 7 + 5 उद्देश्य है, जबकि 12 विधेय है। यहाँ कांट के अनुसार विधेय उद्देश्य में सम्मिलित नहीं है, बल्कि उसके संबंध में एक नवीन जानकारी देता है। 7 + 5 केवल 2 अंकों के योग को बताता है। इन दोनों से क्या योगफल निकलेगा इसे वह नहीं बताता। यहाँ 12 7 + 5 का योग नहीं है, बल्कि योगफल है। यहाँ 12 का संप्रत्यय 7 + 5 में निहित नहीं है, क्योंकि 12 के संप्रत्यय को अन्य जोड़ या गुणनफल के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे 6 + 6 = 12, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 इत्यादि। स्पष्ट है कि यह निर्णय संश्लेषणात्मक है।
साथ ही यह निर्णय प्रागानुभविक भी है, क्योंकि इसकी प्रामाणिकता अनुभव पर आधारित नहीं है। अतः इस ज्ञान में नवीनता के साथ-साथ अनिवार्यता एवं सार्वभौमिकता भी है। यहाँ कांट यह कहते हैं कि छोटे अंकों को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि विधेय उद्देश्य में समाहित हैं, परंतु बड़े अंकों को देखने पर नवीनता की स्थिति उभर कर सामने आ जाती है। कांट के अनुसार गणित देश और काल पर आधारित होता है, ज्यामिति देश पर आधारित होती है, जबकि अंकगणित काल पर। ज्यामिति देश पर आधारित होती है, जबकि अंकगणित काल पर। कांट ने देश के 3 आयाम माने हैं, लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई। रेखागणित की सभी आकृतियां इन्हीं आयामों से निर्मित हैं। पुनः कांट काल का एक आयाम मानते हैं। यह है पूर्व-अपर संबंध। चूंकि अंकगणित की सभी संख्याएं पूर्व-अपर संबंध से बनी हैं, इसलिए काल को समय पर आधारित माना जाता है। अब यदि देश और काल को प्रागैनुभविक न मानकर आनुभविक माना जाए, तो फिर इस पर आधारित ज्यामिति एवं अंकगणित की अनिवार्यता एवं सार्वभौमिकता की व्याख्या नहीं हो पाएगी। चूंकि गणित में हमें अनिवार्य एवं सार्वभौम ज्ञान की प्राप्ति होती है, अतः हमें यह मानना पड़ेगा कि देश और काल अनुभविक न होकर प्रागैनुभविक है। भौतिकी में संश्लेषणात्मक प्रागैनुभविक निर्णयों की संभावना। कांट के अनुसार भौतिकी में सिंथेटिक एप्रियोरी जजमेंट में कांट के अनुसार भौतिकी में सिंथेटिक एप्रियोरी जजमेंट संभव है। फिजिक्स में ऐसे निर्णयों की संभावना का कारण बुद्धि विकल्प कैटेगरीज हैं। कांट ने बुद्धि विकल्पों को प्राकृतिक जगत के ज्ञान की तार्किक प्रागपेक्षा पूर्व अपेक्षा कहा है। कांट ने इसे उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया है, जैसे सभी कार्य या घटनाएं कारण कार्य नियम से संचालित होती हैं। चूंकि घटनाओं में कारण कार्य निहित नहीं है, अतः इसे संश्लेषणात्मक कहा जाएगा। साथ ही इसकी सत्यता सर्वव्यापक एवं अनिवार्य भी है, अतः यह निर्णय प्रागैनुभविक भी है। उल्लेखनीय है कि कांट ने समझ शक्ति अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत 12 बुद्धि विकल्पों को स्वीकार किया था, जिसमें कारणता सिद्धांत भी एक है। इसी सिद्धांत के आधार पर वे भौतिक जगत की घटनाओं की व्याख्या करते हैं। स्पष्ट है कि कारणता सिद्धांत आनुभविक नहीं है, जैसा कि ह्यूम मानते हैं, यह प्रागैनुभविक है। इस प्रकार कांट गणित और भौतिकी में संश्लेषणात्मक प्रागैनुभविक निर्णय की संभावना को स्वीकार करते हैं। कांट के अनुसार तत्वमीमांसा के क्षेत्र में संश्लेषणात्मक प्रागैनुभविक निर्णय संभव नहीं है। तत्वमीमांसी परामर्श न तो देश-काल से संबंधित है और न ही बुद्धि विकल्पों से। बुद्धि विकल्पों की पहुँच में केवल व्यावहारिक जगत आता है। अतः तत्वमीमांसा में संश्लेषणात्मक प्रागैनुभविक निर्णय सिंथेटिक एप्रियोरी जजमेंट संभव नहीं है। ईश्वर आत्मा ईश्वर आत्मा आदि आस्था के विषय हैं, शुद्ध बुद्धि के नहीं। वस्तुतः जगत के मूल तत्व ईश्वर और आत्मा बुद्धि के नहीं बल्कि प्रज्ञा रीजन के प्रत्यय हैं। प्रज्ञा संवेदनों के अभाव में काल्पनिक प्रत्ययों पर बुद्धि की कसौटियों का प्रयोग करके अतीन्द्रिय भ्रम ट्रांसेंडेंटल इल्यूजन को पैदा करती है, इसलिए इन्हें ज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कांट के अनुसार ज्ञान में अनिवार्यता एवं सार्वभौमिकता के साथ साथ नवीनता को भी स्वीकार करते हैं। इन तीनों विशेषताओं इन तीनों विशेषताओं से युक्त ज्ञान की अभिव्यक्ति संश्लेषणात्मक प्रागैनुभविक निर्णयों के माध्यम से होती है। ऐसे निर्णय गणित और भौतिकी में मिलते हैं, परंतु अतीन्द्रिय तत्वमीमांसा में ऐसे निर्णयों की संभावना नहीं है। आलोचना नंबर 1 ए.जे. अय्यर के अनुसार संश्लेषणात्मक प्रागैनुभविक निर्णय की अवधारणा असंभव है, क्योंकि कोई निर्णय संश्लेषणात्मक होने के साथ-साथ प्रागैनुभविक भी हो इसे माना नहीं जा सकता। इनके अनुसार जो भी संश्लेषणात्मक कथन हैं वे सभी आनुभविक हैं और जो भी आनुभविक हैं वे सभी संश्लेषणात्मक हैं। इसी प्रकार का संबंध विश्लेषणात्मकता एवं प्रागैनुभविकता में भी है। अतः किसी निर्णय को संश्लेषणात्मक मानने के साथ-साथ प्रागैनुभविक मानने का अर्थ होगा संश्लेषणात्मक निर्णय को विश्लेषणात्मक मानना, परंतु यह स्थिति विरोधाभासी है। एयर के अनुसार कांट संश्लेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक के क्रम में अलग-अलग मानदंडों का प्रयोग करते हैं। कांट गणित के कथनों को संश्लेषणात्मक कहते समय मनोवैज्ञानिक मानदंड का प्रयोग करते हैं, जबकि प्रागैनुभविकता के निर्धारण के क्रम में तार्किक मानदंड का सहारा लेते हैं। यहाँ एयर का यह कहना है कि यदि गणित के इस उदाहरण पर तार्किक मानदंड लगाया जाए, तो यह स्पष्ट रूप से उभर कर आता है कि वास्तव में यह विश्लेषणात्मक कथन है। इसमें विधेय उद्देश्य के संबंध में कोई नवीन जानकारी नहीं देता।
दोनों में तादात्म्य संबंध है। इसे हम निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। उदाहरण 7 + 5 = 12 और 1 + 1 + 1 = 1 + 1 + 1 12 टाइम्स। नंबर 3, एयर के अनुसार विश्लेषणात्मक प्रतिगत्तियों की उद्देश्य विधेय संबंध पर आधारित व्याख्या गलत है। इनके अनुसार विश्लेषणात्मक प्रतिगत्ति में अनिवार्यता इसलिए होती है क्योंकि ऐसे वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों के आधार पर ही उसकी सत्यता का निर्धारण हो जाता है। इसके लिए किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं होती। इस संबंध में यहाँ अनिवार्य प्रतिगत्तियों के भाषी सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। नंबर 4, क्वाइन के अनुसार संश्लेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक निर्णयों में कोई गुणात्मक भेद नहीं है। अनिवार्य कथनों को जानने के लिए भी अनुभव का सहारा लेना पड़ता है। हमारा संपूर्ण ज्ञान प्रत्यक्षता या परोक्षता अनुभव पर ही आधारित है। महत्व: कांट द्वारा प्रस्तुत संश्लेषणात्मक प्रागैनुभविक निर्णय की संभावना की अवधारणा वर्तमान में मान्य नहीं है, फिर भी इसका महत्व है। इसके माध्यम से उन्होंने अपनी पूर्ववर्ती एकांगी मतों की कमियों को उजागर किया तथा ज्ञान को व्यापक रूप में परिभाषित किया। इनके माध्यम से उन्होंने संशयवाद से भौतिक विज्ञान की रक्षा करने का भी प्रयास किया। ज्ञान की रचना ज्ञान की रचना में कांट उसके दो तरह के अवयवों में अंतर करते हैं: विषय वस्तु और आकार। अनुभव से ज्ञान का विषय या उपादान मिलता है और बुद्धि से आकार। कांट के अनुसार हमारी संवेदन शक्ति ज्ञान का विषय प्रस्तुत करती है। ये विषय संवेदनाएं हैं। संवेदन शक्ति संवेदनाओं को अपने अंदर से उत्पन्न नहीं करती, बल्कि बाह्य जगत से ग्रहण करती है, परंतु वह उन संवेदनाओं को मौलिक रूप में ग्रहण नहीं करती। संवेदन शक्ति के दो अनुभव निरपेक्ष आकार हैं: देश और काल। देश और काल से अलग करके किसी पदार्थ को उसके आद्य रूप में ग्रहण करना संवेदन शक्ति के लिए असंभव है। देश और काल के माध्यम से संवेदनाओं को ग्रहण करके वह ज्ञान के विषय को प्रस्तुत करती है। बुद्धि अंडरस्टैंडिंग संवेदन शक्ति से प्राप्त प्रत्यक्षों को सुसंबद्ध और व्यवस्थित करके ज्ञान का रूप देती है। जैसे संवेदन शक्ति हमें अग्नि, उष्णता जैसे असंबद्ध बिखरे हुए प्रत्यक्ष ही दे सकती है। बुद्धि इनमें संबंध स्थापित करके अग्नि उष्णता का कारण है। यह ज्ञान वाक्य की रचना करती है। ऐसी रचना करने के लिए बुद्धि अपनी प्रागैनुभविक कोटियों का प्रयोग करती है। बुद्धि में इस तरह की 12 कोटियां हैं, जिनके द्वारा वह प्रत्यक्ष को भिन्न-भिन्न रूप में संबद्ध करती है। एकता, अनेकता, संपूर्णता ये परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव। सत्ता, अभाव, सीमा गुणात्मक क्वालिटेटिव। द्रव्य गुण भाव, कार्य कारण कार्य भाव, अन्योन्याश्रित संबंध भाव, संबंध सूचक रिलेशन। संभावना एवं असंभावना, वास्तविकता एवं अवास्तविकता, अनिवार्यता एवं आपूर्तिकर्ता, प्रकारवाचक मॉडल। यदि ये प्रागैनुभविक अंग नहीं है तो स्वयं संवेदनाएं ही संभव नहीं होंगी। इनके अभाव में संवेदनाएं पृथक, निर्विकल्पक, अनिश्चित, अंध अनुभूति मात्र होंगी, जिनके विषय में कुछ भी कहना असंभव हो जाएगा। ह्यूम कारणता द्रव्य आदि मूल धारणाओं को संवेदनाओं में नहीं पाकर संशयवाद की ओर झुक गए। उनके मनोवैज्ञानिक परमाणुवाद ने वैज्ञानिक ज्ञान की असंदिग्धता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। कांट के अनुसार ह्यूम ने गणित के अनिवार्य और असंदिग्ध ज्ञान का सही विश्लेषण नहीं किया। यदि वे ऐसा करते तो उन्हें ज्ञान के प्रागैनुभविक अवयवों का पता चल जाता। कांट कहते हैं कि अभी तक हम यह सोचते आए हैं कि बाह्य वस्तुओं को हमें जानना है। क्यों नहीं हम यह सोचें कि वे वस्तुएं ही हमारे लिए ज्ञेय हैं, जो हमारे विचारों को सांचों में ढालकर हमारे सामने आए। कांट के पूर्व विद्वानों की ऐसी मान्यता थी कि हमारा ज्ञान वस्तु के स्वरूप पर निर्भर करता है, अर्थात जैसी वस्तु वैसा ज्ञान प्राप्त होता है। किंतु ऐसा मानने पर अनुभववादियों के समान यह मानना होगा कि जो ज्ञान इंद्रिय अनुभव से होता है उसमें अनिवार्यता एवं सार्वभौमिकता नहीं होती। अतः यह ज्ञान यदि ज्ञेय से निर्धारित होता है तो
फिर तो उस ज्ञान में अनिवार्यता और सार्वभौमिकता संभव नहीं रहेगी। इसलिए कांट ने इसे बदल दिया और यह कहा कि ज्ञेय का निर्धारण ज्ञान के द्वारा होता है, अर्थात जैसा ज्ञान प्राप्त होगा वैसा ही ज्ञेय है। ज्ञान मीमांसा के इस नए दृष्टिकोण को कांट ने कोपरनिकसीय क्रांति कहा है। जिस प्रकार कोपरनिकस ने अपने समय के खगोल विज्ञान के पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत की अवधारणा को बदलकर सूर्य केंद्रित सिद्धांत की स्थापना कर क्रांति ला दी थी, ठीक उसी प्रकार कांट ने भी वस्तु केंद्रित ज्ञान मीमांसा के स्थान पर मानव केंद्रित सिद्धांत को स्थापित कर क्रांति ला दी। कांट के पहले यह माना जाता था कि वस्तु के अनुसार ज्ञान का निर्माण होता है, परंतु कांट ने यह दिखाया कि जैसा ज्ञान का निर्माण बुद्धि के स्तर पर होता है, वैसा ही हम विश्व को जानते हैं। इसी संदर्भ में वे यह भी कहते हैं कि बुद्धि प्रकृति को उन सामग्रियों से बनाती है जो बुद्धि द्वारा निर्मित नहीं है। अंडरस्टैंडिंग मेक्स नेचर आउट ऑफ मटेरियल्स इट डज नॉट मेक। वस्तुतः जिन सामग्रियों से बुद्धि प्रकृति का निर्माण करती है, वे सामग्रियां बुद्धि की अपनी देन नहीं है। ये सामग्रियां बुद्धि को इंद्रियों द्वारा प्राप्त होती हैं। बुद्धि अनुभव द्वारा प्राप्त अव्यवस्थित सामग्रियों से ही प्रकृति का निर्माण करती है। चूंकि हमारे मन के मूल प्रत्यय सभी व्यक्तियों में एक समान होते हैं, चूंकि हमारे मन के मूल प्रत्यय सभी व्यक्तियों में एक समान होते हैं, अतः इन मूल प्रत्ययों के अनुसार जो भी ज्ञान होता है वह सार्वभौम और अनिवार्य होता है। सबसे पहले कोई भी वस्तु तभी हमारे अनुभव का विषय बनती है जब वह दैसिक रूप से हमारे बुद्धि के समक्ष आए। ज्यामिति देश का विज्ञान है, इसलिए ज्यामिति में कांट ने संश्लेषणात्मक प्रागैनुभविक निर्णय संभव बताया है। फिर संवेदनाएं हमारे चिंतन में एक कालिक क्रम में ही प्रस्तुत होती हैं, अतः उन्हें समझने के लिए उनके पारस्परिक संबंधों को समझना जरूरी हो जाता है। उसके लिए कारण कार्य भाव जैसी कोटि का प्रयोग करते हैं। इसी तरह किसी वस्तु के विषय में सोचने के लिए हमें द्रव्य की कोटि का प्रयोग करना ही पड़ता है। देश और काल की अवधारणा स्पेस एंड टाइम। कांट अपनी पुस्तक क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति को शुद्ध बुद्धि प्योर रीजन कहते हैं। इस शुद्ध बुद्धि के तीन भाग हैं। नंबर एक संवेदन शक्ति सेंसिबिलिटी, नंबर दो समझ शक्ति या बुद्धि अंडरस्टैंडिंग, नंबर तीन प्रज्ञा शक्ति रीजन। सेंसिबिलिटी बाह्य जगत से संवेदनाओं को ग्रहण कर ज्ञान की सामग्री जमा करती है। अंडरस्टैंडिंग में स्थित 12 बुद्धि विकल्पों में इन्हें ढालकर ज्ञान का निर्माण किया जाता है, जबकि प्रज्ञा शक्ति रीजन के 3 प्रत्ययों को जोड़कर इन्हें समष्टिगत रूप प्रदान किया जाता है। सेंसिबिलिटी के अंतर्गत 2 प्रागानुभविक आकार होते हैं, ये हैं देश और काल स्पेस एंड टाइम। इसके माध्यम से इंद्रिय अनुभव से प्राप्त सामग्री बुद्धि विकल्पों तक पहुंचती है। देश और काल संवेदनों एवं बुद्धि विकल्प के मध्य के 2 द्वार हैं। ये अनुभव निरपेक्ष है। हम अनुभव के माध्यम से देश और काल का ज्ञान प्राप्त नहीं करते, बल्कि देश और काल के माध्यम से अनुभव किया जाता है। कांट के अनुसार देश और काल मानसिक चश्मे के समान है। जिस प्रकार नीला चश्मा पहनने पर सब कुछ नीला दिखाई देता है, उसी प्रकार देश और काल रूपी मानसिक चश्मे के द्वारा जब हम किसी बाह्य जगत को देखते हैं, तो हम प्रत्येक वस्तु को सदैव देश और काल में ही पाते हैं। इस प्रकार हमारा सारा ज्ञान देश काल परिच्छिन्न होता है। इस देश और काल का ज्ञान अनुभव से नहीं होता, बल्कि देश और काल सभी संवेदनाओं को के अनिवार्य आधार है। इस संदर्भ में कांट का कथन है कि देश और काल दृश्य जगत की वास्तविकता नहीं है, बल्कि वे इनके माध्यम से हम बाह्य जगत की वस्तुओं को देश और काल में देखते हैं। स्पेस एंड टाइम आर नॉट रियलिटीज ऑफ द phenomenal वर्ल्ड, बट मोड्स अंडर विच वी सी थिंग्स अपार्ट। कांट यहाँ देश और काल के संबंध में प्रचलित अन्य मान्यताओं का खंडन भी करते हैं। नंबर एक, न्यूटन के अनुसार देश और काल वस्तुनिष्ठ पदार्थ हैं। इनकी वास्तविक एवं स्वतंत्र सत्ता है। भारतीय दर्शन में वैशेषिक दर्शन में भी इसके समरूप स्थिति दिखाई देती है। नंबर दो, लाइबनिज के अनुसार देश और काल गुण या संबंध है। लाइबनिज के अनुसार देश और काल व्यवहारिक दृष्टिकोण से अयथार्थ इंपीरिकल अनरियल है। लाइबनिज देश और काल को वस्तुओं को व्यवस्थित करने वाला संबंध मात्र स्वीकार करते हैं। इनके अनुसार मोनाड की ही वास्तविक एवं स्वतंत्र सत्ता है। देश और काल की अवधारणा मोनाडों पर ही आधारित है। कांट के अनुसार देश और काल को न तो वस्तुनिष्ठ पदार्थ माना जा सकता है और न ही इसे वस्तुओं के गुण या संबंध के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। कांट देश और काल के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए 2 पक्षों की विवेचना करते हैं। नंबर एक, देश और काल प्रागैनुभविक हैं। स्पेस एंड टाइम आर अप्रायोरी।
नंबर 2, देश और काल संप्रत्यय नहीं है बल्कि शुद्ध प्रत्यक्ष है। स्पेस एंड टाइम आर नॉट कॉन्सेप्ट्स बट प्योर परसेप्ट्स। देश और काल अनुभविक नहीं है। कांट के अनुसार देश और काल प्रागैनुभविक है, या किसी भी ज्ञान के पूर्व विद्यमान रहते हैं। इन्हें प्रागैनुभविक नहीं मानने पर वस्तुओं की दैसिक कालिक स्थिति को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। हम दिन रात आजकल आदि तभी कह सकते हैं जब हमें पहले से ही काल का ज्ञान हो। इसी प्रकार नजदीक दूर आदि शब्दों का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब हम जब हम जब हमें पहले से स्पेस का ज्ञान हो। अतः देश और काल अनुभविक न होकर प्रागैनुभविक है। वस्तुओं का एक साथ होना स्पेस पर निर्भर है, जबकि घटनाओं का क्रमिक रूप से घटित होना काल पर निर्भर है। स्पष्ट है कि देश और काल की अवधारणा वस्तुओं पर निर्भर नहीं है, बल्कि समस्त दैसिक कालिक संबंध ही देश और काल पर निर्भर है। देश और काल को गुण या संबंध भी नहीं माना जा सकता। गुणों के विनाश की बात सोची जा सकती, पुनः गुण द्रव्य आश्रित होते, परंतु हम देश और काल से रहित वस्तु की कल्पना नहीं कर सकते। दूसरी ओर हम वस्तु रहित देश और काल की कल्पना कर सकते हैं। स्पष्ट है कि देश और काल को वस्तुओं का गुण या संबंध नहीं माना जा सकता। कांट के अनुसार ज्यामिति एवं अंकगणित की अनिवार्यता एवं सार्वभौमिकता की व्याख्या करने के लिए भी देश और काल को प्रागैनुभविक मानना आवश्यक है। ज्यामिति स्पेस पर आधारित है, जबकि अंकगणित टाइम पर आधारित है। इन दोनों में अनिवार्य एवं सार्वभौम ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। अब यदि देश और काल को प्रागैनुभविक न मानकर आणविक माना जाए, तो फिर इस पर आधारित ज्यामिति और अंकगणित की अनिवार्यता एवं सार्वभौमिकता की व्याख्या नहीं हो पाएगी। देश और काल संप्रत्यय नहीं है, बल्कि शुद्ध प्रत्यय है, प्योर फॉर्म ऑफ इंट्यूशन। कांट के अनुसार संप्रत्यय कॉन्सेप्ट्स के निर्माण के लिए अनेक उदाहरणों की आवश्यकता होती है, जैसे मनुष्यत्व के निर्माण के लिए भिन्न-भिन्न मनुष्यों का होना जरूरी है, जबकि स्पेस भी एक है और काल भी एक है। हम केवल अपनी व्यावहारिक सुविधा के लिए देश और काल को भिन्न-भिन्न भागों में बांटते हैं। अतः देश और काल संप्रत्यय कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इसका कोई वास्तविक उदाहरण नहीं मिलता। कांट के अनुसार देश और काल शुद्ध संवेद्य है। ये इंद्रिय संवेदनाओं के माध्यम से ज्ञात नहीं है, इसलिए इन्हें शुद्ध संवेद्य कहा गया है। ये हमारी सभी सभी संवेदनाओं के प्रागैनुभविक आधार है। संप्रत्यय कॉन्सेप्ट में गुणों की संख्या अपने उदाहरणों से कम होती है। उदाहरणों में अनेक गुण पाए जाते हैं, जबकि संप्रत्यय में भी उसके केवल अनिवार्य एवं सार्वभौम धर्म को ही सम्मिलित किया जाता है। यहाँ देश और काल को इस संदर्भ में भी संप्रत्यय नहीं कहा जा सकता। देश और काल के तथाकथित उदाहरणों में जितने गुण हैं, वे सभी गुण देश और काल में भी पाए जाते हैं। संप्रत्यय को अपने सभी उदाहरणों का योग नहीं कहा जा सकता। जैसे मनुष्यत्व सभी मनुष्यों का योग मात्र नहीं है, दूसरी ओर देश और काल अपने सभी उदाहरणों के योग मात्र है। यहाँ कांट देश और काल को इनफाइनाइट गिवन मैग्नीट्यूड कहते हैं। यहाँ कांट देश और काल को इनफाइनाइट गिवन मैग्नीट्यूड कहते हैं, अर्थात देश और काल के जितने भी खंड हैं, वे सभी देश और काल के सीमित एवं आंतरिक खंड हैं, क्योंकि वास्तव में देश और काल असीम एवं अखंड है। यहाँ देश और काल को प्योर परसेप्ट्स कहने का आशय केवल इसकी सूचना देना है कि संवेदनाएं देश और काल के माध्यम से ही प्रत्यक्षित होती हैं। बिना देश और काल के संवेदनाओं का प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं है। देश और काल रूपी विशुद्ध प्रत्ययों का ज्ञान इंद्रिय संवेदन से न होकर प्रागैनुभविक रूप से होता है। आलोचना। नंबर 1, रसेल अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी में कहते हैं कि यदि देश और काल आत्मनिष्ठ हैं, तो हम कुछ देशिक कालिक संबंधों को सदैव एक ही तरह का क्यों देखते हैं? हम हमेशा यही देखते हैं कि दो आंखों के बीच नाक है। यदि देश और काल आत्मनिष्ठ हैं, तो फिर वस्तुओं को एक निश्चित दैसिक स्थिति में देखने का कोई आधार नहीं। नंबर 2, रसेल के अनुसार देश और काल की अवधारणा वस्तु सापेक्ष है। वस्तुओं एवं घटनाओं से बिल्कुल पृथक, भिन्न, स्वतंत्र देश और काल की कल्पना नहीं की जा सकती। आधुनिक विज्ञान भी इसका समर्थन करता है। नंबर 3, देश और काल के संबंध में कांट के विचार वस्तुनिष्ठ एवं तार्किक प्रमाणों पर आधारित नहीं है, बल्कि वे पूर्वाग्रह एवं पूर्व निर्धारित लक्ष्यों पर आधारित हैं। यदि देश और काल प्रागैनुभविक हैं, तो फिर उनके ज्ञान को लेकर प्रश्न उत्पन्न हो जाता है। यदि वे अनुभवगम्य हैं, तो फिर वे संभाव्य हो जाएंगे। यदि हमारी बुद्धि उन्हें जानती है, तो फिर वे संप्रत्यय कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। इस प्रकार यहाँ देश और काल की अवधारणा कांट के दर्शन में विसंगति उत्पन्न कर देती है। नंबर 4, देश और काल संबंधी कांट की अवधारणा आधुनिक विज्ञान द्वारा समर्थित नहीं है।
कांट ने देश और काल को परस्पर पृथक माना, परंतु आधुनिक युग में आइंस्टीन ने देश और काल की सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत कर इसका खंडन किया है। नंबर 5, कांट ने स्पेस के 3 आयाम डायमेंशन माने हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, परंतु आइंस्टीन ने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के साथ-साथ टाइम और स्पेस का चौथा आयाम माना है। इस प्रकार टाइम भी स्पेस का ही एक आयाम है। इस रूप में कांट की अवधारणा विज्ञान समर्थित नहीं है। नंबर 6, कांट देश और काल को प्रागैण्विक आकार कहते हैं, जिसके द्वारा वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार देश और काल से परे वस्तु का अपना वास्तविक स्वरूप क्या है, इसे जाना नहीं जा सकता। इस प्रकार कांट की देश और काल की अवधारणा अज्ञेयवाद एग्नोस्टिसिज्म की ओर ले जाती है। वे ज्ञान की व्याख्या करने के बजाय ज्ञान को ही असंभव बना देते हैं। बुद्ध विकल्प, कोटियां, पदार्थ, कैटेगरीज। कांट ने अपनी पुस्तक द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में के दूसरे भाग अतीन्द्रिय बोध ट्रांसेंडेंटल एनालिटिक बुद्ध की कोटियों की चर्चा की है। कांट के अनुसार ज्ञान के निर्माण में दो प्रक्रियाओं का पूरा होना आवश्यक है। नंबर 1, इंद्रिय संवेदनाओं का संवेदन शक्ति के दो प्रागैण्विक आकारों अर्थात देश और काल के माध्यम से प्राप्ति। संवेदनाएं ज्ञान की सामग्री हैं, परंतु ये अपने आप में अव्यवस्थित एवं असंबद्ध होती हैं, अतः अपने आप में ज्ञान नहीं। नंबर 2, देश और काल के माध्यम से संवेदनाओं की बुद्धि नंबर 2, देश और काल के माध्यम से संवेदनाओं की बुद्धि अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचना तथा वहां स्थित 12 बुद्ध विकल्पों कैटेगरीज के सांचे में ढालकर ज्ञान के रूप में निर्मित होना। अव्यवस्थित संवेदनाओं को व्यवस्थित एवं समन्वित कर ज्ञान का निर्माण। बुद्धि अंडरस्टैंडिंग में 12 मूल धारणाएं होती हैं, जिनके आधार पर वह अव्यवस्थित संवेदनाओं को व्यवस्थित कर ज्ञान का रूप देती है। बुद्ध की इन्हीं मूल धारणाओं को कांट बुद्ध विकल्प कैटेगरीज कहते हैं। कांट द्वारा वर्णित बुद्ध के 12 विकल्प कैटेगरीज आकारिक तर्कशास्त्र के 12 परामर्शों जजमेंट के अनुरूप हैं। इन कोटियों के 4 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में तीन कोटियां हैं। परिमाण क्वांटिटी के आधार पर निर्णय बुद्ध की कोटियां और उदाहरण। निर्णय पूर्वव्यापी बुद्ध की कोटियां एकत्व सभी मनुष्य मरणशील है। उदाहरण है सभी मनुष्य मरणशील है। निर्णय अंशव्यापी बुद्ध की कोटियां अनेकत्व उदाहरण कुछ मनुष्य ईमानदार है। निर्णय एकवाची बुद्ध की कोटियां संपूर्णत्व उदाहरण राम ईमानदार है। गुण क्वालिटी के आधार पर भावात्मक निर्णय भावात्मक वास्तविकता बुद्ध की कोटियां वास्तविकता मनुष्य उदाहरण मनुष्य विचारशील है। निर्णय अभावात्मक बुद्धि की कोटियां अभाव या निषेध निगेशन और नंबर 2 पशु विवेकी नहीं है। उदाहरण है पशु विवेकी नहीं। निर्णय अपरिमितात्मक इनफाइनाइट बुद्धि की कोटियां सीमा लिमिटेशन उदाहरण आत्मा अमर है। संबंध रिलेशन के आधार पर नंबर 1 निरपेक्ष द्रव्य तथा गुण अग्नि उष्ण है। दूसरा हेत्वा मिश्रित कारण एवं कार्य यदि पानी बरसता है तो जमीन गीली हो जाती है। नंबर 3 निर्णय है। नंबर 3 वैकल्पिक बुद्धि की कोटियां क्रिया या प्रतिक्रिया उदाहरण या राम ईमानदार है या बुद्धिमान है। विधि मोडेलिटी या प्रकार के आधार पर संदेहात्मक संभावना या असंभावना नंबर 1 मंगल ग्रह पर जीवन हो सकता है। निर्णय विधानात्मक भाव अभाव यह मेज 5 फीट लंबी है। एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस यह मेज 5 फीट लंबी है। निर्णय अनिवार्य दूसरा बुद्धि की कोटि अनिवार्यता या आपातिकता दूसरा 2 या 2 का योग 4 होता है। इस प्रकार कांट 12 कोटियों की चर्चा करते हैं जो 12 परामर्शों के अनुकूल है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक कोटि एक विशेष प्रकार के परामर्श के रूप में ज्ञान को ढालती है। कांट इसे परामर्शों के आधार पर बुद्ध विकल्पों की स्थापना कहते हैं। बुद्ध की इन कोटियों या विकल्पों में ढालकर ही ज्ञान स्थायित्व का रूप लेता है। इंद्रिय संवेदनाओं को ज्ञान के रूप में ढालने की प्रक्रिया में कांट 3 चरणों का उल्लेख करते हैं। नंबर 1 संवेदनाओं का मिश्रण या संग्रह
एप्रीहेंशन संबंधित संवेदनाओं का क्रम एवं व्यवस्था में सम्मिश्रण। नंबर 2 संवेदनाओं की पुनः अभिव्यक्ति रिप्रोडक्शन पूर्व में प्राप्त संवेदनाओं की पुनः अभिव्यक्ति ताकि बाद में प्राप्त होने वाली संवेदनाओं का इसका सामंजस्य हो सके। नंबर 3 प्रतिभिज्ञा रिकॉग्निशन इस क्रिया में आत्मा अपने विगत अनुभवों के आधार पर किसी वस्तु को पुनः पहचान लेती है। इससे इसमें पूर्व में प्राप्त संवेदनाओं का बाद में प्राप्त संवेदनाओं से संयोग होता है। इन तीनों क्रियाओं के संश्लेषण के लिए यह अनिवार्य है कि एक ही आत्म चेतना हो जो प्रत्यक्षीकरण, स्मरण और पहचानने की तीन प्रक्रियाओं का संचालन करे। इसे कांट ने ट्रांसेंडेंटल यूनिटी ऑफ परसेप्शन कहा है, अर्थात ज्ञान प्रक्रिया में एक आत्म चेतना का रहना अंतिम शर्त है जिसके द्वारा ज्ञान संभव होता है। बुद्ध विकल्पों का तात्विक निगमन मेटाफिजिकल डिडक्शन ऑफ कैटेगरीज कांट ने कोटियों की संख्या ज्ञात करने और उनकी उत्पत्ति दिखाने हेतु तात्विक निगमन किया है। कांट के अनुसार कोटियों का आधार बुद्धि है। बुद्धि के दो कार्य हैं। नंबर 1 निर्णय में विभिन्न संप्रत्ययों को परस्पर संबंधित करना। नंबर 2 इंद्रिय संवेदनों को किसी विषय के संप्रत्यय से परस्पर संबंधित करना। कांट के अनुसार यदि हम ये जान लें कि निर्णय के आकार कितने हैं तो फिर उसी के आधार पर बुद्धि के संप्रत्ययों को जान सकते हैं। कांट के परंपरागत तर्कशास्त्र में जितने आकारों को माना गया है उन्हीं के आधार पर वह संप्रत्ययों का निर्माण करता है। कांट के अनुसार ये 12 बुद्धि विकल्प प्रत्येक ज्ञान या अनुभव की आवश्यक शर्तें हैं। हमारा संपूर्ण व्यवहारिक ज्ञान इससे निर्मित है, परंतु ये बुद्धि विकल्प अनुभवजन्य नहीं है, बल्कि अनुभव स्वयं इन पर आधारित है। कांट के अनुसार चूंकि बुद्धि विकल्पों को तर्क वाक्यों के आधार पर निगमित किया गया, इसलिए इसे बुद्धि विकल्पों का तात्विक निगमन कहा जाता है। इन 12 बुद्धि विकल्पों के संदर्भ में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं। नंबर 1 इनमें प्रथम 6 स्थैतिक या अचल हैं, क्योंकि ये वस्तुओं के स्वभाव को बताते हैं। अंतिम 6 गत्यात्मक हैं, डायनामिक हैं। दूसरा, ये 12 बुद्धि विकल्प 4 विभागों में विभाजित हैं और प्रत्येक विभाग के अंतर्गत 3 विकल्प आते हैं। इनमें प्रत्येक तीसरा विकल्प प्रथम 2 विकल्पों का समन्वय है, परंतु यह उन दोनों का योगफल मात्र नहीं है, ये एक नवीन विकल्प है। नंबर तीसरा, इन 4 वर्गीकरण में संबंधात्मक वर्गीकरण सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुद्धि का प्रमुख कार्य संबंध स्थापित करना है। इससे जगत की व्याख्या में विशेष मदद मिलती है। नंबर 4 बुद्धि विकल्प संवेदनों को व्यवस्थित कर ज्ञान का रूप देते हैं। विज्ञान में सार्वभौमिकता एवं अनिवार्यता का कारण बुद्धि विकल्प ही है, परंतु ये विकल्प व्यवहारिक क्षेत्र तक सीमित है। संगत रूप से इसका प्रयोग परमार्थ के संबंध में नहीं किया जा सकता। बुद्धि विकल्पों का अतीन्द्रिय निगमन ट्रांसेंडेंटल डिडक्शन ऑफ कैटेगरीज यहाँ निगमन का प्रयोग तार्किक अर्थ में न करके विधि के अर्थ में किया गया है। कांट के अनुसार इंद्रिय संवेदन का देश काल से घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि संवेदनाओं की प्राप्ति देश और काल से होकर ही होती है। क्योंकि संवेदनाओं की प्राप्ति देश और काल से होकर ही होती है। ऐसी स्थिति में प्रश्न उत्पन्न होता है कि आखिर बुद्धि के संप्रत्यय का औचित्य क्या है। अतीन्द्रिय निगमन में बुद्धि के औचित्य को सिद्ध करने का प्रयास किया गया। अपने क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में कांट ने अतीन्द्रिय निगमन को 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 आत्मनिष्ठ निगमन और नंबर 2 वस्तुनिष्ठ निगमन। आत्मनिष्ठ निगमन में कांट ये दिखाते हैं कि इंद्रिय प्रत्यक्ष के लिए बुद्धि के संप्रत्यय अनिवार्य हैं। देश काल के बिना इंद्रिय संवेदन संभव ही नहीं है। अतः यहाँ औचित्य का प्रश्न नहीं उभरता, परंतु कोटियों की स्थिति इससे भिन्न है, क्योंकि बिना कोटियों के भी इंद्रिय संवेदन संभव है। केवल इंद्रिय संवेदन के आधार पर किसी विषय का ज्ञान नहीं होता। बुद्धि के संप्रत्यय के द्वारा ही संवेदन विषय के संवेदन बनते हैं। यहाँ कांट का तात्पर्य है कि किसी भी विषय के प्रत्यक्ष में एक तरफ इंद्रिय संवेदन होता है, लेकिन केवल अव्यवस्थित संवेदन से ज्ञान नहीं होता है। संवेदन से ज्ञान तब होगा जब इन संवेदनों को संप्रत्यय से संयोजित किया जाए। जब इंद्रिय संवेदन के विषय बुद्धि के संप्रत्यय के द्वारा एक दूसरे से संबंधित किए जाते हैं, तभी विषय का ज्ञान होता है। इसलिए बुद्धि के संप्रत्यय विषय के ज्ञान के लिए अनिवार्य है। इसलिए कांट कहता है कि संवेदन की अपेक्षा बुद्धि के संप्रत्यय अधिक महत्वपूर्ण है। इसी तरह कांट कहता है कि बिना बुद्धि के संप्रत्ययों के किसी भी विषय का ज्ञान नहीं होता। यहाँ कोटियों का औचित्य है, अर्थात संवेदना को विषय के ज्ञान के रूप में परिवर्तित करने का आधार बुद्धि विकल्प है।
बुद्धि प्रकृति का निर्माण करती है, इसका ये अर्थ नहीं है कि बुद्धि प्रकृति को उत्पन्न करती है। इसका अर्थ है बुद्धि ही प्रकृति को ज्ञान का विषय बनाती है, अर्थात बुद्धि के द्वारा वस्तुनिष्ठ ज्ञान संभव है। आलोचना हीगल के अनुसार न तो बुद्धि के विकल्प 12 हैं आलोचना हीगल के अनुसार न तो बुद्धि के विकल्प 12 हैं और न ही उन्हें आत्मनिष्ठ माना जा सकता है। इनके अनुसार बुद्धि के विकल्प अनेक हैं, साथ ही ये विचार और वास्तविक को दोनों ही की कोटियां हैं। वे विचार और वास्तविक दोनों की कोटियां हैं। इनके अनुसार विचार के संप्रत्यय ही सत्ता के संप्रत्यय हैं। इस प्रकार वे तर्कशास्त्र एवं तर्क मीमांसा को एक कर देते हैं। नंबर 2 कॉलिनवुड के अनुसार यह सही है कि कोटियां ज्ञान की आवश्यक हैं, परंतु कोटियां सदैव एक समान नहीं रहती हैं। प्रत्येक युग के साथ कोटियां परिवर्तित होती रहती हैं, अर्थात कोटियों का कोई स्थायी निश्चित स्वरूप नहीं है। नंबर 3 लेविस के अनुसार यह सत्य है कि बिना संप्रत्यय के ज्ञान नहीं होता, परंतु प्रत्येक व्यक्ति संप्रत्ययों का चुनाव स्वयं करता है। नंबर 4 कांट के अनुसार कारणता का नियम एक बुद्धि विकल्प होने के कारण अनिवार्य एवं प्रागैण्भविक है, परंतु क्वांटम फिजिक्स में यह माना जाता है कि कारणता का नियम सभी स्थितियों में अनिवार्यता नहीं रखता। महत्व इस बात पर एकता है कि बिना संप्रत्ययों के केवल संवेदनों से ज्ञान संभव नहीं है। कोटियां ज्ञान की अनिवार्य शर्त हैं। प्रज्ञा के प्रत्यय तथा विप्रतिषेध आइडियाज ऑफ रीजन कांट हमारी ज्ञान शक्ति के 3 आधार मानते हैं। नंबर 1 संवेदन शक्ति सेंसिबिलिटी, नंबर 2 बुद्धि अंडरस्टैंडिंग, नंबर 3 प्रज्ञा या रीजन। संवेदन शक्ति ज्ञान की सामग्री या उपादान प्रस्तुत करती है और बुद्धि उन्हें आकार प्रदान करती है। संवेदन शक्ति अपने प्रागैण्भविक आकारों, देश और काल के माध्यम से बाहर के संवेदनाओं को ग्रहण करके उन्हें प्रत्यक्ष का रूप देती है। फिर बुद्धि इन प्रत्यक्षों को अपनी प्रागैण्भविक कोटियों द्वारा व्यवस्थित करके ज्ञान सिंथेटिक ए प्रायोरी जजमेंट का रूप देती है। ऐसा ज्ञान गणित और भौतिक विज्ञान में पाया जाता है। कांट के अनुसार यथार्थ ज्ञान की सीमा यहीं तक है, परंतु वे यह भी स्वीकार करते हैं कि हमारे अंदर तात्विक या आदर्श ज्ञान प्राप्ति की लालसा बनी रहती है। यही काम प्रज्ञा करती है। प्रज्ञा के अंदर 3 अति सामान्य प्रत्यय हैं। नंबर 1 आत्मा का प्रत्यय, नंबर 2 जगत का प्रत्यय, नंबर 3 ईश्वर का प्रत्यय। आत्मा के प्रत्यय का अर्थ है सभी आंतरिक प्रत्ययों की समग्रता। जगत के प्रत्यय का अर्थ है सभी बाह्य अनुभवों की समग्रता, जबकि ईश्वर के प्रत्यय में आत्मा और जगत दोनों का संश्लेषण हो जाता है, अर्थात ईश्वर का प्रत्यय दोनों की एकता है। यही कारण है कि कांट ने ईश्वर के प्रत्यय को प्रत्ययों का आदर्श आइडियल ऑफ रीजन कहा है। कांट के अनुसार इन तीनों का विषय रूप में ज्ञान संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञान तभी संभव होता है जब इंद्रिय संवेदन एवं बुद्धि विकल्पों दोनों का प्रयोग किया जाए। यहाँ बुद्धि विकल्पों का प्रयोग संभव नहीं है, क्योंकि इन तीनों का इंद्रिय संवेदन प्राप्त नहीं होता, अतः इसे केवल पूर्व मान्यता के रूप में माना जा सकता है। प्रज्ञा रीजन बुद्धि से मिले निर्णयों का वर्गीकरण करती है और उनमें संबंध स्थापित करके अपने 3 प्रत्ययों के अंतर्गत लाकर समष्टि का रूप देती है। इस तरह वह इनके आधार पर प्रज्ञा के 3 आदर्श मूलक विज्ञानों की रचना करती है। नंबर 1 प्रज्ञात्मक विश्व विज्ञान रेशनल कॉस्मोलॉजी, नंबर 2 प्रज्ञात्मक मनोविज्ञान रेशनल साइकोलॉजी, नंबर 3 प्रज्ञात्मक ईश्वर विज्ञान रेशनल थियोलॉजी। ज्ञान के इस आदर्श को आदर्श ही समझना चाहिए, यथार्थ नहीं, क्योंकि इनकी सामग्री अनुभव से नहीं मिलती, अतः इन्हें यथार्थ मान लेना पारमार्थिक भ्रम, अतीन्द्रिय भ्रम ही कहा जाएगा। ये भ्रम भी तदनुरूप 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विप्रतिषेध एंटिनोमीज, नंबर 2 आत्मा संबंधी भ्रम पैरेलॉजिज्म, नंबर 3 प्रज्ञा का परम आदर्श ईश्वर आइडियल ऑफ रीजन। विप्रतिषेध एंटीनोमीज प्रज्ञा विश्व को संपूर्णता के बारे में जानने की कोशिश करती है। प्रज्ञा विश्व को संपूर्णता के बारे में जानने की कोशिश करती है, परंतु विश्व की संपूर्णता का हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। इसलिए प्रज्ञा द्वारा रचित विश्व विज्ञान में अंतर विरोध होते हैं। कांट के अनुसार विप्रतिषेध का अर्थ है कि किसी भी सिद्धांत से संबंधित 2 परस्पर विरोधी मत हो सकते हैं। दोनों के संदर्भ में समान बल की युक्तियां दी जा सकती हैं। दोनों के संदर्भ में समान बल की युक्तियां दी जा सकती हैं। कांट ने इस तरह के 4 विरोध बतलाए हैं, जिनमें से हर एक के अंतर्गत 2 कल्पनाएं आती हैं। पक्ष और प्रतिपक्ष ये 4 प्रकार के विरोध हैं। नंबर 1 परिमाण संबंधी विप्रतिषेध
पक्ष विश्व देश और काल में आदि और शांत है, किसी काल में उसकी सृष्टि हुई है और उसका अंत भी कभी होगा। प्रतिपक्ष विश्व अनादि और अनंत है, यह देश और काल में अपरिमित है। नंबर 2 गुण संबंधी विप्रतिषेध। पक्ष विश्व के मूल में अविभाज्य परमाणु है। प्रतिपक्ष विश्व अविभाज्य परमाणुओं से नहीं बना है। नंबर 3 संबंध पर आधारित विप्रतिषेध। पक्ष स्वतंत्र कारण हो सकता है और सभी कुछ कारण कार्य श्रृंखला से जकड़ा हुआ नहीं है। प्रतिपक्ष स्वतंत्र कारण संभव नहीं, सभी कुछ नियतिवाद से जकड़ा हुआ है। नंबर 4 विधि संबंधी विप्रतिषेध। पक्ष विश्व का कारण या आधार कोई निरपेक्ष तत्व है। प्रतिपक्ष विश्व का कोई निरपेक्ष आधार नहीं है। ये विप्रतिषेध पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों में तुल्य बल की युक्तियां प्रस्तुत करती हैं, परंतु ये परस्पर विरोधी हैं, अतः इनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। परंतु इन्हीं विरोधों में मानव जीवन के चरम लक्ष्य छुपे हुए हैं, इसलिए दर्शन में कोई पक्ष को तो कोई प्रतिपक्ष को अपनाया हुआ दिखाई देता है। नैतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से पक्ष को महत्व दिया जाता है, दूसरी ओर वैज्ञानिक दृष्टि से प्रतिपक्षों को अपनाया जाता है। यदि दोनों प्रकार के विचारक यदि अपने मत को केवल आदर्श स्वरूप समझकर हठवाद से बचें, तो विज्ञान के परिवर्धन के साथ साथ धर्म और आचार भी संरक्षण होगा धर्म और आचार का भी संरक्षण होगा। विप्रतिषेध ऐसे विषयों पर चिंतन के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं जो वास्तव में प्रत्यक्षातीत हैं। प्रत्यक्षातीत होने के चलते ये ज्ञानातीत हैं। ज्ञानातीत होने के कारण उन पर संदेह भी नहीं किया जा सकता। इनके प्रति संदेह करना उतना ही मूर्खतापूर्ण है जितना कि उनके बारे में ज्ञान का हठ करना। कांट का कथन है कि पक्ष और प्रतिपक्ष के इस युद्ध में एक दूसरे को घायल करने की अपेक्षा दोनों एक दूसरे को थकाते अधिक हैं। जब ये दोनों दल थक कर चूर हो जाएंगे तब इन्हें पता चलेगा कि ये व्यर्थ में ही लड़ रहे थे और सभी इनमें सहयोगात्मक स्थिति उत्पन्न होगी। स्पष्ट है कि एंटीनोमीज विप्रतिषेध विश्व संबंधी हमारे ज्ञान की सीमा का निर्देश करते हैं। धर्म और नैतिकता की स्थापना एवं व्याख्या के संदर्भ में भी ये उपयोगी। न्यूमिना एवं फिनोमिना, व्यवहार एवं परमार्थ। फिनोमिना एवं न्यूमिना। कांट व्यवहार और परमार्थ प्रपंचात्मक जगत और परमार्थ जगत के भेद को स्वीकार करते हैं। कांट मानक ज्ञान के रूप में संश्लेषणात्मक प्रागैनुभविक निर्णय को स्वीकार करते हैं, जो इंद्रियानुभव और बुद्धि विकल्प दोनों के समन्वय से उत्पन्न होता है। जब इंद्रियानुभव से प्राप्त सामग्री बुद्धि विकल्पों के सांचों में ढलती है, तब तब ऐसे ज्ञान की उत्पत्ति होती है। कांट के अनुसार ज्ञान की सामग्री संवेदना है। इन संवेदनाओं को देश और काल के आकार में ढालकर ही प्राप्त किया जा सकता है। ये संवेदनाएं स्वलक्षण वस्तुओं से उत्पादित होती हैं। स्वलक्षण वस्तु थिंग इन इटसेल्फ संवेदनाओं का अधिष्ठान है। हमारी पहुंच केवल संवेदनाओं तक ही हो पाती है, जिनके माध्यम से हमें बाह्य जगत का ज्ञान होता है। यह व्यवहार का स्तर है। परंतु संवेदनाओं के अधिष्ठान अर्थात वस्तु अपने आप में क्या है, इसका ज्ञान नहीं हो पाता। दूसरे शब्दों में परमार्थ का ज्ञान नहीं हो पाता है। इस प्रकार कांट के दर्शन में ज्ञाता और ज्ञेय के द्वैत की स्वीकृति व्यवहार और परमार्थ के द्वैत को जन्म देती है। कांट ये मानते हैं कि जो देश और काल में है, केवल उसी तत्व का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जो देश और काल से परे है, उस तत्व का ज्ञान संभव नहीं हो सकता। स्पष्ट है कि व्यवहार ज्ञेय है, जबकि परमार्थ अज्ञेय है। परमार्थ को अज्ञेय कहने का आशय उसकी सत्ता का खंडन नहीं है, चूंकि वह देश काल एवं बुद्धि विकल्पों से परे है, अतः वह ज्ञान की सीमा से भी परे है। कांट के अनुसार व्यवहार अनुभविक है और पारमार्थिक अनुभवातीत है। बुद्धि के विकल्पों के प्रयोग व्यवहार तक ही सीमित है, इनकी परमार्थ तक गति नहीं हो सकती। इस प्रकार बुद्धि की एक सीमा घोषित कर कांट एक प्रकार से अज्ञेयवाद एग्नोस्टिसिज्म का समर्थन करते हैं। अज्ञेयवाद से कांट का तात्पर्य है कि मूल पदार्थ या स्वलक्षण वस्तु थिंग इन इटसेल्फ अज्ञेय है। कांट ने फेनोमेना और न्यूमेना के अंतर को मानकर एक ओर तो ह्यूम के संशयवाद से विज्ञान की रक्षा करने का प्रयास किया है, तो दूसरी ओर उन्होंने विज्ञान से धर्म की रक्षा करने का प्रयास किया है। कांट ये मानते हैं कि भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान में संश्लेषणात्मक प्रागैनुभविक निर्णय संभव है। इसकी व्याख्या वे संवेदना और बुद्धि विकल्पों के आधार पर करते हैं। पुनः देश और काल को आत्मनिष्ठ आकार मानकर वे गणित में भी संश्लेषणात्मक प्रागैनुभविक निर्णय की स्थिति को स्वीकार करते हैं। उल्लेखनीय है कि न्यूमेना और फिनोमेना के भेद का एक मूल कारण देश काल की अवधारणा रही है।
अवधारणा ही है। साथ ही देश और काल से परे न्यूमिना को स्वीकार कर विज्ञान के विज्ञान के प्रहारों से धर्म की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। वे आस्था के आधार पर ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार करने की बात करते हैं, ज्ञान के आधार पर नहीं। कॉपरनिकसी क्रांति एवं और बुद्धि प्रकृति का निर्माण करती है। कॉपरनिकन रिवॉल्यूशन एंड अंडरस्टैंडिंग मेक्स नेचर। कांट ने स्वयं अपने दर्शन को कॉपरनिकसी क्रांति कहा है। नक्षत्र विज्ञान में कॉपरनिकस से पहले यह अवधारणा प्रचलित थी कि पृथ्वी अपने स्थान पर स्थिर है तथा सूर्य उसके चारों ओर परिक्रमा करता है। कॉपरनिकस ने इस सिद्धांत का खंडन किया और उसने भू केंद्रित सिद्धांत के आधार स्थान पर सूर्य केंद्रित सिद्धांत प्रतिपादित किया, अर्थात सूर्य स्थिर है और पृथ्वी आदि उसकी परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार कॉपरनिकस ने पूर्व प्रचलित धारणाओं में आमूल परिवर्तन ला दिया। कांट ने भी अपनी पूर्व प्रचलित मान्यताओं में व्यापक परिवर्तन किया है। कांट के पूर्व सामान्यतः यह मान्यता थी कि विषय विषय ज्ञेय के अनुरूप ही ज्ञान का निर्माण होता है, परंतु ऐसा मानने पर अनुभववादियों के समान यह भी मानना होगा कि विषय का ज्ञान इंद्रिय अनुभव से होता है। लॉक ने अपनी अनुभववादी ज्ञान मीमांसा में वस्तु को ही ज्ञान का केंद्र बिंदु माना था। इनके अनुसार बुद्धि कोरी पट्टी टेबुला रसा के समान होती है, जो बाह्य जगत से प्राप्त संवेदनाओं को कैमरे के समान ग्रहण करती है। स्पष्ट है कि ज्ञान की स्थिति में प्रमुख एवं सक्रिय भूमिका वस्तु की है। बुद्धि की भूमिका गौण एवं आरंभ में निष्क्रिय है। अनुभव आधारित ज्ञान में अनिवार्यता एवं सार्वभौमिकता नहीं होती, अतः ज्ञान यदि ज्ञेय से निर्धारित होता है तो फिर वैसी स्थिति में ज्ञान की अनिवार्यता एवं सार्वभौमिकता की व्याख्या नहीं हो पाती। कांट ने इस अवधारणा को बदल दिया। कांट के अनुसार ज्ञेय का निर्धारण ज्ञान के द्वारा होता है, अर्थात बुद्धि ही प्रकृति का निर्माण करती है। अंडरस्टैंडिंग मेक्स नेचर। कांट की इस नवीन अवधारणा कांट की इस नवीन विचारधारा की अभिव्यक्ति उनके इस कथन से होती है कि बुद्धि प्रकृति का निर्माण उन सामग्रियों से करती है जिन्हें वह स्वयं निर्मित नहीं करती। अंडरस्टैंडिंग मेक्स नेचर आउट ऑफ द मटेरियल्स इट डजंट मेक। कांट के अनुसार बुद्धि प्रकृति की दास नहीं है, बल्कि बुद्धि प्रकृति का निर्माण करती है। यहाँ निर्माण का आशय उत्पन्न करना नहीं है। यहाँ इस वाक्य का प्रयोग ज्ञान मीमांसी संदर्भ में किया गया। यहाँ इसका आशय है कि बुद्धि ही प्रकृति को ज्ञान का विषय बनाती है और बुद्धि के द्वारा ही इसका वस्तुनिष्ठ ज्ञान संभव है। दूसरे शब्दों में ज्ञेय ज्ञान के अनुरूप होता है। कांट इसके विपरीत यह कहते हैं कि बुद्धि विकल्पों के आरोपण के बिना कोई वस्तु हमारे ज्ञान का विषय नहीं हो सकती। बाह्य जगत से प्राप्त संवेदनाएं अव्यवस्थित होती हैं। ये देश और काल के माध्यम से होते हुए बुद्धि विकल्पों तक पहुंचते हैं। जब 12 बुद्धि विकल्पों के माध्यम से इन्हें संबंधित और सुव्यवस्थित किया जाता है, तभी ज्ञान का निर्माण होता है। ज्ञान का निर्माण होता है। ज्ञेय का निर्धारण ज्ञान के द्वारा होता है। बुद्धि प्रकृति का निर्माण करती है। स्पष्ट है कि बाह्य जगत को सुव्यवस्थित और नियमित करने में बुद्धि का योगदान है। इस प्रकार यहाँ कांट ने वस्तु केंद्रित ज्ञान मीमांसा के स्थान पर मानव केंद्रित ज्ञान मीमांसा को प्रतिष्ठा दी है। कांट के दर्शन में तत्व मीमांसा की स्थिति। कांट के अनुसार हम केवल उन्हीं विषयों को जान सकते हैं जिनकी हमें संवेदना मिलती है। हमें केवल प्राकृतिक जगत की संवेदना मिलती है, जो हमें देश और काल के माध्यम से प्राप्त होती है। दूसरी ओर प्रज्ञा शक्ति अनुभव एवं बुद्धि की सीमा का अतिक्रमण करना चाहती है। जब प्रज्ञा अनुभव की उपेक्षा कर उससे परे बुद्धि विकल्पों का प्रयोग करने के लिए बाध्य करती है, तो फिर वहां अनुभवातीत भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अनुभव से परे किसी अन्य तथ्य पर बुद्धि विकल्प का प्रयोग असंगत है। यह अनुचित प्रयोग ही अनुभवातीत तत्वमीमांसा की उत्पत्ति का कारण होता है। इसलिए कांट अतीन्द्रिय तत्वमीमांसा की सिद्धि के प्रयासों का खंडन करते हैं, उसे असंगत बताते हैं। कांट के अनुसार जो विचार एवं इंद्रिय अनुभव का विषय नहीं है, उसके संबंध में निर्णायक रूप से कुछ भी कहना संभव नहीं है। अतः अतीन्द्रिय तत्वमीमांसा के रूप में तत्वमीमांसा असंभव है, किंतु तत्वमीमांसा को असंभव कहने का आशय न तो उसका निषेध करना है और न ही यह सिद्ध करना है कि वह निरर्थक है। अतीन्द्रिय तत्वमीमांसा को असंभव कहने का आशय केवल इतना ही है कि वह तर्क बुद्धि द्वारा ज्ञेय नहीं है। ईश्वर, आत्मा एवं जगत के मूल तत्व मानव ज्ञान के अनुभविक विषय नहीं है। मानव ज्ञान केवल प्राकृतिक जगत तक सीमित है, जिसकी हमें संवेदना प्राप्त होती है। इससे परे धर्म और नैतिकता का क्षेत्र है। आस्था एवं विश्वास के आधार पर ही तत्वमीमांसी सत्ताओं को स्वीकार किया जा सकता है। इन्हें तर्क देकर सिद्ध नहीं किया जा सकता। अतः कांट का कहना है कि अंतर्वर्ती तत्वमीमांसा
फिनोमेना संभव है, परंतु अतिवर्ती तत्व-मीमांसा न्यूमेनॉन थिंग इन इटसेल्फ संभव नहीं है। उल्लेखनीय है कि कांट ने ईश्वर के अस्तित्व, आत्मा की अमरता एवं संकल्प की स्वतंत्रता को व्यावहारिक बुद्धि की मांग के अनुरूप नैतिकता की पूर्व मान्यता के रूप में स्वीकार किया है। कांट के अनुसार कारणता सिद्धांत की स्थिति कांट के अनुसार कारणता सिद्धांत की स्थिति कांट के अनुसार कारण कार्य संबंध बुद्धि का एक विकल्प है। इसे केवल अनुभविक जगत की घटनाओं के संबंध में ही लागू किया जा सकता है, जिसकी संवेदना हमें देश और काल के माध्यम से ही होती है। इसके आधार पर किसी अनुभवातीत सत्ता अर्थात ईश्वर आदि की भी सिद्ध नहीं की जा सकती। उल्लेखनीय है कि अधिकांश ईश्वरवादी ईश्वर के अस्तित्व सिद्ध के लिए कारणता सिद्धांत का प्रयोग करते हैं, जबकि देश और काल से परे अनुभवातीत सत्ता के संदर्भ में इनका प्रयोग संगत रूप से नहीं किया जा सकता। उल्लेखनीय है कि ह्यूम ने कारण कार्य सिद्धांत को अनुभविक माना था और ऐसा मानकर उन्होंने कारण और कार्य के मध्य की अनिवार्यता का खंडन किया था। कांट इसे बुद्धि के विकल्प के रूप में स्वीकार करते हैं। वे इसे प्रागअनुभविक मानते हैं और इसी आधार पर वे भौतिकी में अनिवार्य एवं सार्वभौम ज्ञान की व्याख्या का प्रयास करते हैं। ईश्वर के अस्तित्व सिद्ध संबंधी प्रमाणों की आलोचना क्रिटिसिज्म ऑफ द प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जर्मन समीक्षावादी दार्शनिक कांट के अनुसार हमारा सारा ज्ञान प्रत्यक्ष या इंद्रिय संवेदन से आरंभ होता है। ये संवेदन परस्पर भिन्न, अव्यवस्थित एवं स्वतंत्र होते हैं। कांट के अनुसार ईश्वर के अस्तित्व सिद्ध के 3 तर्क संभव हैं। इनमें सत्ता मूलक प्रमाण ही मौलिक तर्क हैं, जबकि प्रयोजन मूलक एवं कारण मूलक इसी पर आधारित हैं। ईश्वर के अस्तित्व सिद्ध के लिए दिए गए प्रमाणों की कांट निम्नवत समीक्षा करते हैं। सत्ता मूलक प्रमाण ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट की समीक्षा संत एंसेलम, डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज आदि ने प्रत्यय सत्तामूलक प्रमाण एकमात्र प्रागैन्भविक प्रमाण का समर्थन किया है। कांट ने इसके खंडन के क्रम में डेकार्ट के प्रमाण को ध्यान में रखा है। डेकार्ट ने पूर्ण ईश्वर के प्रत्यय के आधार पर ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने का प्रयास किया है। जैसे त्रिभुज के संप्रत्यय में 3 भुजाओं का होना निहित है, उसी प्रकार पूर्ण ईश्वर के प्रत्यय में उसका अस्तित्व भी निहित है। अतः ऐसे कथनों को निषेध नहीं किया जा सकता। नंबर 1, कांट के अनुसार यदि विधेय उद्देश्य में निहित है, तो फिर वह प्रतिज्ञप्ति अनिवार्य होगी और उसका निषेध संभव नहीं होगा। परंतु यदि कोई प्रतिज्ञप्ति अनिवार्य है, तो यह आवश्यक नहीं है कि उस प्रतिज्ञप्ति का उद्देश्य भी अनिवार्य होगा। केवल उद्देश्य का ही निषेध करने में कोई व्याघात नहीं है। यदि पूर्ण ईश्वर को माने, तो फिर उसका अस्तित्व भी अनिवार्य मानना होगा। परंतु यदि ईश्वर नहीं है, ऐसा माना जाए, तो फिर कोई व्याघात उत्पन्न नहीं हो, अर्थात उद्देश्य का निषेध करने पर व्याघात उत्पन्न नहीं होगा। कांट के अनुसार सत्ता मूलक युक्ति में अस्तित्व को एक गुण के रूप में लिया गया, जबकि अस्तित्व कोई गुण नहीं है। वस्तुतः अस्तित्व गुण से पहले होता है। यदि अस्तित्व को गुण मानने की भूल की गई, तो फिर उस अस्तित्व रूपी गुण के आश्रय के रूप में किसी अन्य अस्तित्व की कल्पना करनी पड़ेगी। इस प्रकार ऐसा मानने पर इस प्रमाण में अनावस्था दोष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कांट के अनुसार सत्ता मूलक प्रमाण ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट में आत्माश्रय दोष भी है। यहाँ ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने से पहले ही स्वीकार कर लिया गया है। इसे हम एक न्याय वाक्य के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। जो पूर्ण है वह सत है, ईश्वर पूर्ण है, ईश्वर सत्य है, अतः ईश्वर सत है। यहाँ निष्कर्ष आधार वाक्य के रूप में पहले से ही स्वीकृत है, परंतु यहाँ ईश्वर को पूर्ण मानने का कोई तर्क नहीं दिया गया है। नंबर 4, कांट के अनुसार वास्तविकता केवल इंद्रियानुभव से प्राप्त होती है। प्रत्यय चाहे साधारण वस्तु के बारे में हो या पूर्ण वस्तु के बारे में, प्रत्ययों से वास्तविकता नहीं प्राप्त की जा सकती। कांट अपने मत को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि यदि कोई यह धारणा बनाए कि उसके पॉकेट में $100 है, तो वास्तव में इसकी सिद्धि नहीं हो जाती। नंबर 5, जिस साम्यानुमान एनालॉजी के आधार पर सत्ता मूलक प्रमाण दिया गया है, वह दोषपूर्ण अनुमान है। त्रिभुज की परिभाषा से त्रिकोणपन का निष्कर्ष सिद्ध होता है, जो कि एक प्रत्यय मात्र है। इसी प्रकार ईश्वरीय सत्ता के विचार से ईश्वरीय विचार की सत्ता सिद्ध होती है, उसके वास्तविक अस्तित्व की सिद्धि नहीं होती। अतः ईश्वर अस्तित्व सिद्ध हेतु दिया गया प्रत्यय सत्ता मूलक तर्क उचित नहीं है। विश्व संबंधी युक्ति कॉस्मोलॉजिकल प्रूफ की आलोचना। विश्व मूलक प्रमाण में जगत के आधार पर ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। इसके 2 मुख्य रूप हैं। नंबर 1 कारणता मूलक प्रमाण और नंबर 2 आकस्मिकता मूलक प्रमाण। कारणता मूलक प्रमाण के अनुसार जगत की प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण अवश्य होना चाहिए। यह न तो सीमित वस्तु अपना
कारण हो सकती है और ना ही असत इसका कारण हो सकता है। अतः मूल कारण ईश्वर ही हो सकता है। यदि मूल कारण को न माना जाए तो फिर अनावस्था दोष की उत्पत्ति हो जाती है। कांट के अनुसार यहाँ कारणता सिद्धांत का गलत प्रयोग हुआ है। कारणता सिद्धांत बुद्धि का एक विकल्प है जिसका प्रयोग एक संगत रूप से इंद्रियानुभव के विषय पर भी हो सकता है, अर्थात संवेदनाओं पर ही हो सकता है। चूंकि ईश्वर देश काल से परे है अतः ईश्वर का संवेदन प्राप्त नहीं होता, परिणाम स्वरूप यह ज्ञान का विषय भी नहीं हो सकता। अतः यदि कारणता जैसे विरुद्ध विकल्प का प्रयोग ईश्वर पर किया जाए तो फिर ज्ञान की नहीं बल्कि अतीन्द्रिय भ्रम ट्रांसेंडेंटल इल्यूजन की उत्पत्ति होगी। कांट के अनुसार यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि विश्व अपनी संपूर्णता में आकस्मिक है तो इस आकस्मिक विश्व में अनिवार्य सत्ता की स्थापना संभव नहीं है। अगर अगर यह अनिवार्य सत्ता विश्वातीत है तो फिर उसे वास्तविक नहीं माना जा सकता। वस्तुतः वैश्विक प्रमाण का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपातिक वस्तुओं के आधार के रूप में अनिवार्य सत्ता की वास्तविकता सिद्ध करें, परंतु ऐसा करने पर तो यह सत्ता मूलक प्रमाण का रूप धारण कर लेगा। जिस प्रकार पूर्ण परफेक्ट ईश्वर की भावना से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध किया जाता है, उसी प्रकार यहाँ अनिवार्यता की भावना से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध किया जा रहा है। अतः वैश्विक प्रमाण वास्तव में सत्तामूलक प्रमाण का ही परिवर्तित रूप है। इसलिए सत्तामूलक प्रमाण की भांति यह भी ईश्वर की वास्तविकता को सिद्ध करने में असमर्थ है। कांट कारण कार्य पर आधारित वैश्विक प्रमाण के दूसरे रूप का खंडन करते हुए कहते हैं कि कारण कार्य का नियम है जिसका संबंध भौतिक जगत से है। हम इस नियम का उपयोग वहीं कर सकते हैं जो दृश्य या अनुभविक वस्तुएं हैं, परंतु ईश्वर प्रत्यक्षानुभव का विषय नहीं है, वह अनुभवातीत है। ऐसी स्थिति में ईश्वर के ऊपर इस नियम को लागू नहीं किया जा सकता। पुनः यहाँ ईश्वर को प्रथम कारण के रूप में स्वीकार करना मात्र अनावस्था दोष से अपने को बचाने का एक बहाना है। फिर हम कारण कार्य फिर हम कारण कार्य नियम अर्थात प्रत्येक घटना का कोई न कोई कारण है तो सत्य मानकर आगे बढ़ते हैं और इस क्रम में स्वभावतः उत्पन्न अनावस्था दोष से बचने के लिए आदि कारण के रूप में ईश्वर की वास्तविकता को स्वीकार कर लेते हैं, परंतु ऐसा करना कारणता सिद्धांत के मूल पर प्रहार होगा, उसका उल्लंघन होगा। अतः यह विश्व संबंधी युक्ति का अतः यह विश्व संबंधी युक्ति का यह रूप भी युक्तिसंगत नहीं है। उद्देश्य मूलक प्रमाण टेलियोलॉजिकल प्रूफ कांट के अनुसार यह युक्ति केवल साम्यानुमान पर आधारित है, इसलिए इसका निष्कर्ष असंदिग्ध नहीं हो सकता है। फिर इस उद्देश्य मूलक प्रमाण से इतना ही सिद्ध होता है कि विश्व का कोई शिल्पकार आर्किटेक्ट है, न कि इस विश्व का कोई सृष्टिकर्ता क्रिएटर है। सृष्टिकर्ता वह है जो विश्व के उपादान और उसके इन दोनों जो सृष्टिकर्ता वह है जो विश्व के उपादान और उसके उसके दो रूपों और उसके रूप दोनों का रचयिता हो, परंतु शिल्पकार वह है जो किसी दी हुई सामग्री या उपादान में बाहर से रूप आरोपित करता है। उद्देश्य मूलक प्रमाण के अनुसार विश्व की व्यवस्था तथा संबद्धता स्वयं विश्व से है, यहाँ अपने आप नहीं आ सकता। किसी व्यवस्थापक परम सत्ता ने इसमें व्यवस्था आरोपित की है। अतः इससे स्पष्ट हो जाता है कि भौतिक पदार्थ पहले से विद्यमान थे और इसे ईश्वर ने नहीं रचा है। ऐसी स्थिति में ईश्वर पूर्व स्थित भौतिक पदार्थ से परिमित हो जाता है। अतः उद्देश्य मूलक प्रमाण से अपरिमित निरपेक्ष परम सत्ता का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। यह युक्ति ईश्वर को सृष्टा निरपेक्ष परम सत्ता सिद्ध करने के बदले उसे मात्र एक व्यवस्थापक या शिल्पकार के रूप में प्रमाणित करती है। अतः यह युक्ति भी संगत नहीं है। यद्यपि कांट ने इस उद्देश्य मूलक प्रमाण का खंडन किया है, फिर भी वह इसे अन्य युक्तियों की अपेक्षा अधिक बौद्धिक मानते हैं एवं श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार कांट के अनुसार ईश्वर की वास्तविकता सिद्ध के लिए दिए गए उपरोक्त सभी प्रमाण अयुक्त संगत हैं। ये सभी प्रमाण वस्तुतः सत्तामूलक प्रमाण के ही विविध चरण हैं। अतः कांट के अनुसार सत्तामूलक एकमात्र प्रमाण है जो अन्य सभी प्रमाणों की जड़ में पाया जाता है। इस प्रमाण से ईश्वर की वास्तविक सत्ता की सिद्धि नहीं हो सकती। सारांशतः कांट कहते हैं कि शुद्ध बुद्धि के आधार पर ईश्वर को जानने का दावा मात्र एक भूल है। कांट इसे ईश्वराभास कहते हैं। बुद्धि के आधार पर ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। वास्तव में बुद्धि द्वारा सभी चीजों की व्याख्या संभव नहीं, क्योंकि बुद्धि इंद्रियानुभव तक सीमित है। केवल उन्हीं सत्ताओं का वास्तविक ज्ञान मिल सकता है जो देश और काल के माध्यम से हमें प्राप्त हो, जबकि ईश्वर देश काल से परे सत्ता है। ऐसी स्थिति में बौद्धिक ज्ञान के आधार पर न तो ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध किया जा सकता है और न ही उसकी सत्ता का खंडन किया जा सकता है। कांट ने ईश्वर के अस्तित्व सिद्ध के सैद्धांतिक प्रयासों का खंडन किया है, ईश्वर का नहीं। वस्तुतः विभिन्न तर्कों के खंडन से
ईश्वर का अनस्तित्व सिद्ध नहीं होता। यहाँ यह प्रश्न अब भी बना है कि ईश्वर है या नहीं। कांट ने बाद में आस्था के आधार पर नैतिकता की पूर्व मान्यता के रूप में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया है। कांट के अनुसार ईश्वर में विश्वास आवश्यक है, लेकिन इस रूप में आवश्यक नहीं है कि हम इसे सिद्ध करें। धन्यवाद।